नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्वे चेस के। एक बार फिर से कल 8वां राउंड खेला गया और 8वें राउंड के बाद जो स्थिति है उस पर तो डिस्कशन करेंगे। परिणाम क्या हुआ? मैग्नस कार्लसन ने आर्यन तारी को सीधे क्लासिकल मैच में पराजित किया। लेवन अरोनियन और जॉन डूडा के बीच क्लासिकल मुकाबला तो ड्रॉ रहा, लेकिन अरमागोदन जो है वो जॉन डूडा ने जीता। फाबियानो करुआना और अली रेज़ा फिरोजा के बीच भी क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन अरमागोदन फाबियानो करुआना ने जीता। तो इन सब का परिणाम क्या हुआ वो उस पर नज़र डालेंगे। तो आप देख सकते हो राउंड 8 के बाद मैग्नस कार्लसन 16.5 अंकों के साथ अब वो फिर से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अली रेज़ा 15.5 पर हैं। लेवन ओरिजन 13 पॉइंट्स के साथ हैं तीसरे स्थान पर। फाबियानो करुआना 12.5। तो एक्चुअली ये जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं इन पे अभी भी काफ़ी जंग जो है वो जारी है। जॉन डूडा जरूर अपनी स्थिति को सुधार करते हुए 8.5 अंकों पर आ गए हैं और आर्यन तारी 1.5 अंकों पर खेल रहे हैं। तो देखना होगा अगले राउंड में कार्लसन जो है अली रेज़ा से खेलेंगे एक दिन के रेस्ट के बाद। तो फिर देखते हैं, अगर कार्लसन जीते तो खिताब जो है उनके पास होगा और अली रेज़ा ने अगर उनको हरा दिया तो अली रेज़ा खिताब जीत सकते हैं। खैर, तो आप देखेंगे हम वो मुकाबला जो बेहद चर्चा में है, जो कि कल मैग्नस कार्लसन ने आर्यन तारी के खिलाफ खेला। जीत तो अपेक्षित थी क्योंकि कार्लसन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मजबूत खिलाड़ी हैं उन बनिस्बत की आर्यन तारी। 230 अंक उनके ज़्यादा हैं रेटिंग में। तो लेकिन कुछ मुकाबला ऐसा हुआ कि जो कि देखने वालों के लिए एक थोड़ा सा अजूबा सा बन गया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ मुकाबले में। तो आगे बढ़े इस मुकाबले में, इससे पहले आपसे निवेदन है कि जल्दी से दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। मैग्नस कार्लसन वाइट पीसेस से खेल रहे थे और उन्होंने E4 से शुरुआत की। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, राय लोपेज ओपनिंग, A6, बिशप A4, नाइट F6, कासल, बिशप E7। तो नॉर्मल डेवलपमेंट चला था। यहाँ पे कार्लसन D3 लाइन चुनते हैं। कार्लसन इस स्ट्रक्चर को इस समय काफ़ी पसंद करते हैं, चाहे वो जाकोपियानो लाइन हो या इटालियन हो। समहाउ यहाँ पर D3 जो स्ट्रक्चर है इसको काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ पर B5 खेला आर्यन तारी ने। ओके, बिशप B3, D6 और अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं A4। ओके, यहाँ पर A3 भी खेला जाता है, लेकिन कार्लसन यहाँ पर A4 के लिए चुनते हैं। आर्यन तारी खेलते हैं बिशप D7, नाउ C3 और बिशप के लिए जरूरत पड़ेगी तो जगह भी बनाई और D4 के लिए तैयारी। यहाँ पर नाइट A5 खेलते हैं आर्यन तारी और मैग्नस कार्लसन अपने पॉन को ना बचाते हुए खेलते हैं बिशप A2। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्लैक के पास चांस है B into A4 मारने का। हालांकि ये पॉन जो क्या करेगी वाइट के लिए, ये ब्लैक का स्ट्रक्चर थोड़ा तो डैमेज हो गया है। वाइट पॉन डाउन है, इसको हासिल कर लेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और हो सकता है कि वाइट कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करेगा और सेंटर को तुरंत ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे D4, नाइट E4 वगैरह आ नहीं सकता। रुक E1 है, नाइट F6। तो ये अल्टीमेटली वाइट को यहाँ पर प्ले जो है वो काफ़ी मिलने वाला है। तो आर्यन तारी फिर भी मुझे लगता है कि शायद BA4 मार सकते थे, पर तारी ने यहाँ पर खेला C5। ओके, मैग्नस कार्लसन खेलते हैं बिशप G5, कासल एंड नाउ नाइट BD2। और यहाँ पे भी इससे ठीक पहले भी जब उन्होंने कासल किया तब भी BA4 जो है वो मारा जा सकता है। तो BA4 का थ्रेट कंटिन्यू बना हुआ था, बट तारी शायद उस तरह के माइंडसेट में नहीं थे कि वो स्पॉन को मारें। ओके, यहाँ पर नाइट BD2 खेला कार्लसन ने। इससे पहले एक मुकाबला हुआ सेंट लुइस में टोपोलोव और करुआना और टोपोलोव के बीच, जो कि ड्रॉ हुआ था और उसमें A into B5 मारा गया था। तो नाइट BD2 जो थी वो इस पोजीशन में एक नॉवेल्टी थी, मतलब नई चाल थी। ओके, रुक B8, स्टिल BA4 का ऑप्शन था बट नहीं किया और फाइनली यहाँ पे कार्लसन जो है वो AB5 मारते हैं। AB5, AB5, नाउ रुक E1। ओके, सो E4 की पॉन को सपोर्ट भी दिया, दूसरा जरूरत पड़ेगी तो नाइट F1, नाइट G3 जाने के लिए तैयार। यहाँ पे B4 खेला। जैसे ही B4 खेला तो अभी तो देखिए नाइट के लिए यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर था नहीं ऊपर, तो नाइट का फ्यूचर यहीं के थ्रू लग रहा था कि इस तरह से कुछ E3 और G3 के थ्रू आ सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आर्यन तारी B4 खेलते हैं तो C4 का स्क्वायर जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल होता है नाइट के लिए। तो मैग्नस कार्लसन तुरंत इस नाइट को यहाँ से रिलीज़ करते हैं। ओके, नाइट into C4, नाइट into C4। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है इस गेम में जो आपको दिखेगी कि आपको दिखेगा कि अधिकतर समय आर्यन तारी आराम से पीसेस जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं और लगता है बड़ा स्मूथ कि अच्छा पोजीशन तो इक्वल की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको धीरे धीरे जब गेम आगे पड़ेगा तब आपको कार्लसन की गहराई का, खेल की गहराई का पता लगेगा कि BC3 यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल इक्वल पोजीशन लग रही है और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अंतर जो है गेम में नहीं लग रहा है। ठीक है, ओके, क्वीन C7, नाउ क्वीन C2,
बिशप B5। तो अब यहाँ पर एक और मोहरा जो है वो एक्सचेंज के लिए लेकर गए थे। अब थोड़ा सा आपको इस पोजीशन को समझना पड़ेगा जब उन्होंने बिशप B5 खेला है। अगर आप एक मूव पीछे जाते हैं और अगर आप बिशप कंपेयर करते हैं तो ब्लैक का दरअसल ये जो बिशप है ये ब्लैक का एक अच्छा बिशप है, ठीक है। वाइट का ये बिशप ठीक जरूर है, लेकिन ठीक है, आप अगर यहाँ पे पॉन देखो तो उसी कलर पे पॉन है, तो ये एक्चुअली एक बैड बिशप है जो कि आउटसाइड द पॉन चेन रखा हुआ है, मतलब पॉन चेन के बाहर रखा हुआ है। कंपेयर करते हैं इस दूसरे बिशप को तो ये एक तरह से पूरी तरह से आपको बैड बिशप दिख रहा है जो अपने पॉन की वजह से ही बंद है और पॉन स्टेबल है E5 पे। तो इस बिशप से ब्लैक का बिशप बेटर है। तो यहाँ पर जो वाइट का बिशप बेटर है, तो यहाँ पर जो ब्लैक का एक बेटर बिशप था उन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज के लिए लिखा। तो कार्लसन ने इमीडिएटली वो एक्सचेंज जो है एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये एक्सचेंज कार्लसन के लिए अच्छा था। अब कार्लसन के दिमाग में क्या चल रहा था वो एक चाल बाद पता लगेगा। अब कार्लसन ने यहाँ पे इमीडिएटली इसके बाद बिशप इंटू F6 मार दिया और बिशप इंटू F6, और इस पोजीशन से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये जो एंड गेम जाने की तैयारी है वो है बैड बिशप वर्सेस गुड नाइट की, और ये गेम जो है उसी तरह से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि वो बिशप खराब है और ये नाइट जो है वो अच्छा। और अभी आने वाले समय में नाइट के पास बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे चाल हैं जो वो इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और बाद में D5, F5। तो पूरी तरह से लाइट स्क्वायर्स पर जो है बहुत ही तगड़ा जो है नियंत्रण है, और उसके बाद डार्क स्क्वायर पर हमला नाइट करेगा। ओके, नाइट D2 इमीडिएटली मैग्नस कार्लसन ने खेला ताकि C4 E4 के सारे चांसेस बंद हो जाएं। अपोनेंट ने खेला क्वीन C6, आर्यन तारी ने क्वीन A4। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट्स है ताकि दूसरे रुक को भी बाकी जो पीसेस को एक्टिवेट किया जा सके और ब्लैक के प्लान को जाना जा सके। रुक F8, नाइट C4, बिशप E7, D6 को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे खेला। तो अभी एक बार मैग्नस कार्लसन खेलते हैं G3। अब ये G3 जो है ये एक्चुअली में इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक तो बैक रैंक आपने बचाया, दूसरा फ्यूचर में ये जो G3 है ये H4 को जो है वो सपोर्ट करने वाला है। ओके, यहाँ पर क्वीन C8 खेलते हैं। जैसे क्वीन C8 खेलते हैं मैग्नस कार्लसन खेलते हैं क्वीन D1। अब इस पोजीशन को आप असेसमेंट करोगे दोस्तों तो आपको क्या दिखेगा कि ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली पहली बात तो ये गुड बिशप वर्सेस ये बैड नाइट है, और वाइट के कैंप में सिर्फ C3 के पॉन को छोड़ दो तो ऐसी कोई खास वीकनेस नज़र नहीं आती है, जबकि ब्लैक के कैंप में अभी D6 भी वीक है, बिशप भी खराब है, और आने वाले समय में जब नाइट पीछे हटेगा तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्क्वायर भी जो है वो खराब है, जिसका फ़ायदा यहाँ पर वाइट उठाना चाहेगा। दूसरा, जब क्वीन D1 वापस आया है तो क्वीन D1 का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि अब वो किंग साइड जो है वो एक्टिवेट होना चाहता है। आगे देखते हैं गेम में क्या होता है। अभी क्वीन H5 भी आ रहा था, तो क्वीन D1 के बाद यहाँ पर आर्यन तारी खेलते हैं G6 ताकि क्वीन H5 को स्टॉप किया जाए। लेकिन जब भी इस तरह का आप मूव खेलते हो तो समहाउ आप एक टारगेट क्रिएट कर रहे हो कि फ्यूचर में कभी इन पॉन के जरिए इस टारगेट पर हमला किया जा सकता है, और डार्क स्क्वायर आपके थोड़े और कमज़ोर होते हैं। खासतौर पर ये बात भी ध्यान रखते हुए कि चलिए नाइट पीछे आएगा, आपने F4 का स्क्वायर तो बचा लिया, लेकिन जब नाइट D5 पे जाएगा तो ये जो F6 का स्क्वायर है ये भी थोड़ा एक्सपोज होना लग जाएगा। ओके, किंग G2 खेला मैग्नस कार्लसन ने ताकि वो क्वीन H3 वगैरह के कोई थ्रेट है तो उनको स्टॉप किया जा सके। यहाँ पर खेला बिशप F8, आर्यन तारी ने। नाउ क्वीन F3, रुक B3, तो C3 के पॉन पर अटैक, तो मैग्नस कार्लसन ने चुपचाप रुक C1 यहाँ पर डिफेंड किया। और अब ये खेलते हैं क्वीन E6। अब जैसे ही क्वीन E6 यहाँ पे बोर्ड पर आया तो मैग्नस कार्लसन ने इमीडिएटली खेला रुक A7। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो ये जो क्वीन है थोड़ा टाइट डाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि F7 के स्क्वायर पर जो है डायरेक्ट अटैक जो है वो शुरू हो चुका है। तो डिफेंड करने के लिए खेला रुक एट B7, तो मैग्नस कार्लसन ने एक रुक गेम से बाहर कर दिया। रुक B7, नाउ रुक A1। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रुक है, एक बार अगर ये रुक ऊपर एंट्री होने लग गया तो वो एक नया प्रॉब्लम ब्लैक के लिए क्रिएट हो रहा है। ब्लैक के लिए पोजीशन में प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक खेले तो खेले कहाँ से। अगर ब्लैक अपने कोई पॉन यहाँ से मूव करेगा तो राजा कमज़ोर होगा, ये पॉन मूव होता नहीं, आपको पॉन देना पड़ेगा, और ये पॉन और कमज़ोर हो जाएंगे, तो पॉन कोई मूवमेंट हो नहीं रहा। क्वीन को आप अब ज़्यादा दूर ले नहीं जा सकते। बिशप, तो ये जो सारे पीसेस हैं इनके पास स्क्वायर ऑलरेडी जो है कम होना शुरू हो चुके थे। अब यहाँ पर उन्होंने खेला H5, ठीक है। H5 जैसे ही खेला तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर ठीक है आपने H4 H5 को रोका, लेकिन आपने कभी ना कभी H3 और G4 के लिए एक टारगेट दे दिया यहाँ पर। तो गेम में देखिए क्या होता है। उन्होंने खेला रुक A8 मैग्नस कार्लसन ने, किंग G7, F6 के स्क्वायर को कवर करते हो, और अब मैग्नस कार्लसन ने अपने नाइट को जो भी है उसको भी इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। नाइट E3, रुक C7। अब अपोनेंट के पास ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ वहाँ हिलने की, और नाउ नाइट D5। और इसके बाद
गेम में आप देखो कि असली टाइट डाउन आता है, अपोनेंट खेलता है रुक C8 एक्सचेंज करने के लिए, कार्लसन खेलते हैं रुक A7। अब आप देखिए पोजीशन कितनी बुरी तरीके से ब्लैक के लिए फंस चुकी है। देखिए किंग अगर हटेगा तो F6 के स्क्वायर से कंट्रोल जाएगा, बिशप के पास तो स्क्वायर ही नहीं है, आप देख लो, ठीक है, क्योंकि ये नाइट और यहाँ पर आप देखोगे तो नाइट और रुक की वजह से कंट्रोल जो है वो बहुत हैवी हो चुका है। दूसरा F7 पर अटैक है, तो ये क्वीन भी ज़्यादा कहीं नहीं जाता, क्वीन कहीं जाएगा तो क्वीन F6 और बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होंगे। इवन तो एक पोजीशन ऐसी थी कि जैसे जब ये यहाँ पर थे रुक A7 खेला फॉर एग्जांपल कि अपोनेंट ऐसे क्वीन पीछे हट जाए, तो हम देख रहे थे कि इवन ऐसा भी आ रहा है कि चेक अगर आप किंग पीछे जाएंगे क्योंकि नहीं तो F7 को बचाना है, तो क्वीन G6 चेक अगर मारते हैं तो ये चेक और ये यहाँ पर ये चेकमेट तक हो रही थी। तो इसीलिए ये पोजीशन बुरी तरह से इतनी क्रैम्प हो गई थी ब्लैक के लिए कि उसके पास चाल चलने के लिए भी कुछ चालें नहीं थी, क्योंकि क्वीन हिल नहीं सकता, किंग हिल नहीं सकता, बिशप सिर्फ रुक और पॉन। ओके, उन्होंने खेला रुक B8 एंड नाउ मैग्नस कार्लसन खेलते हैं H3, मतलब उनका प्लान शुरू हो गया, अभी G4 G5 का प्लान है। ओके, अपोनेंट खेलता है रुक D8 क्योंकि कोई और पीस है ही नहीं खेलने के लिए। नाउ G4 H G4 और अब थ्रेट है यहाँ पर G5 का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए वो रुक C8 खेलें तो क्या करेंगे G5, और मान लीजिए कि फिर रुक E8 खेले तो क्या करेंगे नाइट हेयर। और उसके बाद क्या हो रहा है क्वीन इवन जो है आप यहाँ पर किंग जो है एक घर ऊपर खेल के क्वीन H1 और उसके बाद आप मेटिंग थ्रेड्स लगा सकते हो। तो पोजीशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी कि फाइनली जो है उन्होंने क्या किया, G4 के बाद यहाँ पे रुक D7 ऑफर किया एक्सचेंज के लिए। कार्लसन एक बार फिर से अवॉइड कर दिया एक्सचेंज, क्योंकि क्यों करेंगे, क्योंकि आपके तो मोहरे फंसे हुए हैं। और यहाँ पर उन्होंने खेला F6। अगर मान लीजिए यहाँ पे वो खेलते समथिंग लाइक G5 तो क्या हो रहा था क्वीन H3, अभी क्वीन H5 आ रहा है, तो मान लीजिए कि आप क्वीन G6 आते हैं स्टॉप करने के लिए, तो ये आ रहा है रुक इंटू F8, किंग इंटू F8, क्वीन H8 चेक, यहाँ पे फोर्स मूव है क्वीन G8 और उसके बाद नाइट F6 चेक। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था मैटर कि फाइनली बहुत सोचने के बाद आर्यन तारी ने खेला F6, बट यहाँ पर भी कार्लसन खेलते हैं G5। अब आप क्या करेंगे भाई, अगर आप मारते हैं तो क्वीन F8 आ रहा है, अगर आप बिशप E7 खेलते हैं तो G F6 आ रहा है, क्योंकि बिशप F6 पे नाइट F6 आ रहा है, क्वीन F6 मारेंगे तब तो रुक G8 आ जाएगा और ये गेम चला जाएगा। और अगर मान लीजिए कि रुक F7 खेलेंगे यहाँ पर नाइट F6 के बाद, सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या मूव आ रहा है, रुक G8 आ रहा है, किंग H6, क्वीन E3, G5 और क्वीन G5 चेकमेट हो रहा है। तो इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि फाइनली में G5 के बाद यहाँ पर आर्यन तारी ने F5 पुश किया, बट कार्लसन इमीडिएटली खेले क्वीन H3, अभी क्वीन H6 से एंट्री हो रही है, तो रुक F7 खेला यहाँ पे आर्यन तारी ने, और यहाँ पर ब्रिलियंट मूव खेलते हैं मैग्नस कार्लसन। यही दिखाता है कि वो कितने अच्छे से टैक्टिकली फिनिश कर सकते हैं। रुक E8 मारना पड़ा, क्वीन E8, सो क्वीन H6 चेक, किंग G8, सो क्वीन इंटू G6। अगर आप रुक G7 बीच में आएंगे तो आपका क्वीन मर रहा है, बिशप बीच में आएंगे तो नाइट F6 आ रहा है, तो किंग H8 गए यहाँ पर आर्यन तारी और नाइट F6, और अब इसके बाद जो है आपका क्वीन बचाइए, G8 पे मेट बचाइए, सब कुछ करना एक साथ पॉसिबल नहीं, और यहाँ पर आर्यन तारी ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये गेम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस बात का, अगर हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि सिर्फ पोजीशन इक्वल होने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आप देखिए पोजीशन इक्वल होने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ इक्वल है, लेकिन किसके लिए खेलना आसान है और किसके लिए खेलना मुश्किल है, ये गेम की दिशा जो है और दशा तय करता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।